हम सब S&P 500 को तो जानते ही हैं। वो सबसे ज़्यादा सेफ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में। उस इंडेक्स को रेगुलरली अपडेट किया जाता है जिसमें 500 सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और स्टेबल कंपनीज आती है अमेरिका की। तो आप काफ़ी श्योर हो जाते हो कि जब तक अमेरिका ग्रो करता रहेगा S&P 500 भी ग्रो करता रहेगा। S&P 500 का ऐसा यूबिक्विटस नेचर होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग उस इंडेक्स के पीछे की कंपनी S&P ग्लोबल को नहीं जानते। S&P 500 में कौन रहेगा और कौन उसे छोड़ के जाएगा, इसे डिसाइड करने के साथ ही S&P जो है वो डजन्स ऑफ इंडिसेस को मैनेज करती है जो कि कई सारे रीजन्स और सेक्टर्स पे फोकस करती है, जैसे कि S&P एशिया 50 और S&P मिड कैप 400। इन्हीं चीज़ों के साथ ही S&P कंपनीज और गवर्नमेंट्स को क्रेडिट रेटिंग्स भी देती है। फॉर एग्जांपल 2011 में S&P ने यूएस गवर्नमेंट की रेटिंग को AAA से AA+ में डाउनग्रेड कर दिया था। इन सारे बैकग्राउंड रोल्स को देखा जाए S&P के, तो मुझे नहीं लगता आप ये सुन के सरप्राइज होगे कि S&P काफ़ी सारा पैसा कमाती है। इनफैक्ट वो दुनिया की 153rd मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसी के साथ साथ उनकी मार्केट कैप $100 बिलियन की है। तो जान लेते हैं किस तरह से S&P ग्लोबल इंडेक्स फंड का बादशाह बना। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो S&P ग्लोबल की हिस्ट्री हमें एक इंसान के पास लेके जाती है जिनका नाम था हेनरी वर्नम पुअर, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1812 को एडोवर, मेन में हुआ था। अपने नाम की तरह ही हेनरी का बैकग्राउंड थोड़ा गरीब सा था। हेनरी और उनका भाई जॉन जो थे वो पहले लोगों में से थे अपनी फैमिली में जो कि कॉलेज गए थे और दोनों को लॉ डिग्री मिली थी। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने साथ में मिलकर एक लोकल लॉ फर्म खोली बैंगलोर, मेन में। ये काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रभाव कैरियर था और दोनों ने एक चीज़ को डिसाइड किया कि वो स्पेंड और इन्वेस्ट करेंगे पैसे को जितना इफेक्टिवली पॉसिबल हो उतने में। फॉर एग्जांपल 1840 में मेन में लकड़ी की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। इसी की वजह से उन्होंने हैविली इन्वेस्ट किया उस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से काफ़ी अमीर हो गए थे वो। अब क्योंकि वो दोनों अमीर हो चुके थे तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो करेंगे जो वो सच में करना चाहते थे। जॉन के लिए इसका मतलब था कि उन्होंने अपने पैसों को बढ़ाया क्योंकि वो बिजनेस टाइकून बन चुके थे। उन्होंने आगे जाके अपना समय बिताया मेन के रेल नेटवर्क को एक्सपेंड करते हुए और वो बिजनेस मैग्नेट बन गए जिसका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। वहीं पे दूसरी तरफ हेनरी, वो जो उन्हें पैसा मिला था वो उससे खुश थे और इसी के साथ साथ उन्हें कोई भी इच्छा नहीं थी कि पैसों के पीछे भागा जाए। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अपना समय वो एवरीडे इन्वेस्टर्स के साथ बिताएंगे ताकि उन्हें अपने लेवल के बराबर ला सकें। इस चीज़ को करने के लिए हेनरी ने अपनी जॉब ली अपने भाई की कुछ कंपनी में। इसका नाम था अमेरिकन रेल रोड जर्नल और वो मैनेजर और एडिटर बन गए आगे 1849 में। अगले 13 सालों तक हेनरी ने रेगुलरली आर्टिकल्स पब्लिश किए फाइनेंशियल और ऑपरेशनल स्टेट और फ्यूचर अमेरिकन रेल रोड कंपनीज की। उनके सारे काम को एक्चुअली एक बुक में लाया गया जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ रेल रोड्स एंड कैनाल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 1860 में लॉन्च हुई। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, उस बुक ने अटेम्प्ट किया कि वो डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंटायर हिस्ट्री ऑफ यूएस रेल रोड्स और कैनाल्स की प्रोवाइड करेगी। इस किताब को पब्लिश करने के बाद हेनरी को लगा कि बस कम्युनिटी सर्विस उन्होंने कर ली और उन्होंने डिसाइड किया कि अपने भाई के फुटस्टेप को फॉलो करेंगे बिजनेस की दुनिया में। और 1862 में उन्होंने गवर्नमेंट कमिश्नर की रोल ले ली यूनियन पैसिफिक रेल रोड की और वो सेक्रेटरी बन गए पहले ही साल में। मगर हेनरी इतना खुश नहीं थे और एक्साइटेड नहीं थे अपने जॉब को लेके, इसी की वजह से कुछ ही समय बाद उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। हेनरी वापस आ चुके थे अपनी नॉलेज को बांटने के लिए जो कि रेल रोड्स की थी, मगर इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के साथ काम करेंगे जो था हेनरी विलियम पुअर। साथ में मिलकर उन्होंने HV पुअर एंड कंपनी की शुरुआत करी 1868 में। और वो कंपनी 2 रेल रोड गाइड बुक्स को पब्लिश करती थी जो कि एनुअल बेसिस पे अपडेट होते थे। उसी समय हेनरी के ब्रदर जॉन अनफॉर्चुनेटली चल बसे 63 साल की उम्र में और ये क्लियर सिग्नल था हेनरी को कि उन्हें धीरे धीरे चीज़ों को लेना चाहिए। अब अगले दशक तक आते आते हेनरी ने कंपनी को छोड़ दिया था और अपने बेटे को उसके नाम करवा दिया था। आयरॉनिकली हेनरी के पास कई सारे दशक बचे थे अभी भी, क्योंकि वो 1905 तक, जब तक उनकी एज 92 साल की नहीं थी, तब तक यहीं पे थे। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं कि हेनरी ने काफ़ी अच्छा जीवन बताया था, मगर उनकी कंपनी पुअर एंड को सिर्फ आधी थी जो कि इवेंचुअली आगे जाके S&P ग्लोबल बनने वाली थी। अब 1900s में बढ़ते हैं तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा स्टॉक मार्केट में आते हुए और नए इंस्ट्रूमेंट्स को आते हुए भी देखा जिनका नाम था इंडिकेटर्स। आजकल तो इन्वेस्टर जो कि इंडिकेटर्स पे रिलाई करते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नहीं होता। नॉनदलेस बैक इन द लेट 1800s और अर्ली 1900s स्टॉक मार्केट इंडिकेटर जो थे वही सारा पागलपन था। और जितने भी इंडिकेटर्स उस समय बनाए गए थे उनमें से एक आया था चार्ल्स डो की तरफ से। चार्ल्स एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपने पूरे कैरियर को डेडिकेट कर दिया था ट्रांसपेरेंसी
लाने में फाइनेंशियल जर्नलिज्म में। वो चाहते थे कि वो डीमिस्टिफाई कर दे स्टॉक मार्केट को ताकि वो फाइनेंशियल न्यूज़ को आराम से डाइजेस्टेबल बना सके। हर दिन जब मार्केट्स बंद होते थे, चार्ल्स जो है 2 पेज की समरी लाते थे उस दिन के फाइनेंशियल न्यूज़ की, जिसे उन्होंने नाम दिया था कस्टमर्स आफ्टरनून लेटर। और ये न्यूज़लेटर इतना पॉपुलर हो गया कि 1889 में चार्ल्स ने डिसाइड किया कि वो खुद की पब्लिशिंग कंपनी की शुरुआत करेंगे। आपने सुना होगा उस कंपनी के बारे में, उसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो स्टेपल पब्लिशिंग कंपनी है आज, कोई भी उन्हें चार्ल्स के साथ एसोसिएट नहीं करता। एक चीज़ जो लोग चार्ल्स के साथ एसोसिएट करते हैं वो है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। चार्ल्स ने स्टॉक मार्केट इंडिकेटर को 1896 में बनाया था। वो चाहते थे कि उनके रीडर जो है हेल्थ देख सकें स्टॉक मार्केट की सिर्फ एक नंबर को देखते हुए। जो डो है वो सबसे ज़्यादा साइटेड स्टॉक मार्केट मेजर बन चुका है हिस्ट्री में तब से लेके आज तक। मगर अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स जो है वो कभी भी इस चीज़ को नहीं देख पाए क्योंकि वो 1902 में चल बसे थे। मगर उनकी इन्वेंशन जो है वो बची हुई आधी जो S&P ग्लोबल थी उसे पूरा कर दिया उसने। 1906 में हमने क्रिएशन होते हुए देखी स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स कंपनी की, जो कि हेविली इंस्पायर्ड थी पुअर एंड कंपनी से। बजाय कि पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेट दिखाई जाए रेल रोड कंपनीज की, स्टैंडर्ड ने फाइनेंशियल स्टेट दिखाई हर चीज़ की बजाय कि रेल रोड इंडस्ट्री के। और क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज़ इतनी ज़्यादा कम थी उस समय, ये सिंपल ऑल्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और अराउंड 17 सालों बाद स्टैंडर्ड ने डिसाइड किया कि इंस्पिरेशन लेंगे वो एक और फाइनेंशियल आइकन से, जो कि ऑफकोर्स चार्ल्स डो थे। हालांकि स्टैंडर्ड डो जोन्स को कॉपी नहीं कर सकते थे सीधे ही, तो उन्हें कुछ और चीज़ करनी थी जिससे वो यूनिक बन सके। तो इसी ने स्टैंडर्ड ने डिसाइड किया कि सिंपली डो को वो क्वांटिटी के मामले में पीछे छोड़ देंगे। इन बजाय कि वो एक इंडेक्स बनाते जिसमें 30 कंपनीज थी, स्टैंडर्ड ने डिसाइड किया कि ऐसा इंडिकेटर बनाएंगे जिसमें 233 कंपनीज होंगी और 26 इंडस्ट्रीज होंगी। शॉर्टली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर था डो के मुकाबले। और सिंपल स्टैटिस्टिक्स आपको बताएंगी कि जितना बड़ा होगा सैंपल साइज उतना एक्यूरेट आएगा रिजल्ट। और अगले कुछ दशकों तक स्टैंडर्ड ने बाकी इंडेक्सेस भी बनाए, जैसे कि 90 स्टॉक कंपोजिट प्राइस इंडेक्स, जिसने कंपनी की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। और 1941 आते आते ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि स्टैंडर्ड जो है यहाँ रहने वाला है, तो पुअर एंड कंपनी ने डिसाइड किया कि उनके साथ जोड़ लेंगे हाथ वो अपने, और साथ मिलके उन्होंने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की शुरुआत करी। और अगले 16 सालों में वो इंडिसेस जो है वो चांद को छूने लगे, और स्टॉक मार्केट क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आसमान छूने लगा था, इसने कंपनी के इंडिकेटर्स को और अटेंशन दी पहले से। और 1957 में वो अपने सरताज के साथ है जो था S&P 500। स्टैंडर्ड एंड पुअर ज़्यादा समय के लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर नहीं रहे, क्योंकि 1966 में मैकग्रॉ-हिल, वही कंपनी जो हमें हाई स्कूल और कॉलेज में टॉर्चर करती रही, उसने आगे जाके स्टैंडर्ड एंड पुअर को खरीद लिया। उन्होंने नेमिंग स्कीम जो है S&P 500 रखी और बाकी इंडस्ट्रीज की भी सेम रखी, मगर उन्होंने नाम बदल दिया कंपनी का ताकि वो पेरेंट कंपनी की तरह लग सके, मैकग्रॉ-हिल। हालांकि S&P इंडेक्सेस काफ़ी पॉपुलर थी, मगर वो कंपनी को कोई भी पैसा कमा के नहीं दे रही थी। उस समय कोई भी इन्वेस्टर या हेड फंड जो है वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि उस समय इंडेक्स फंड को गार्बेज की तरह देखा जाता था जो कि अनसोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगले पे लोग हंसे थे, क्योंकि वो ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो कि इंडेक्स फंड पे सेंटर्ड हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर्स ने S&P 500 पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया इंडेक्स पे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इंडिकेटर था और परफेक्ट बेंचमार्क था बीट करने के लिए। दूसरे शब्दों में इंडाइसेस हाईली रिस्पेक्ट किए जाते थे इंडिकेटर की तरह तो, मगर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते थे इन्वेस्टमेंट की तरह। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए इसमें कोई भी सेंस नहीं बनता था मैकग्रॉ-हिल को कि वो एक ऐसा इंडेक्स फंड बनाए जो कि उसके इंडेक्सेस पे बेस्ड हो। इसके बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि S&P के ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज को देते हुए। उनमें से एक एंडेवर्स था CUSIP डायरेक्टरी, जिसे 1969 में बनाया गया था। ये डायरेक्टरी हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक स्पेशल 9 डिजिट का नंबर असाइन करती है, जो कि काफ़ी आसान बनाता है क्लियर करना और सेटल करना ट्रेड्स को। आज ये डायरेक्टरी जो है वो 57 मिलियन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो है पूरी दुनिया में उसके रेफरेंसेस को रखती है, और स्टैंडर्ड बन चुका है क्लियर और सेटल करने के लिए ट्रेड्स को। ये मैकग्रॉ-हिल ने बहुत सारा एफर्ट लगाया S&P की क्रेडिट रेटिंग सिस्टम को भी एक्सपेंड करने में, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड क्रेडिट रेटिंग सिस्टम बन चुका है पूरी दुनिया में। मैकग्रॉ-हिल जो है वो S&P को मार्केट एनालिसिस सेक्टर में भी लेके आ चुके हैं। एक फीस देके S&P जो है कस्टमर्स को डिटेल्ड इंटेलिजेंस और एनालिसिस रिपोर्ट्स देता है जो भी फाइनेंशियल मार्केट वो चूज़ करते हैं।
हालांकि वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे एस&पी के साथ, मैकग्रो हिल अभी भी एक एजुकेशन कंपनी थी अपने कोर से, और उन्होंने अपना ज़्यादातर एफर्ट लगाया था कि वो एजुकेशन साइड बढ़ा सके कंपनी की। फॉर एग्जांपल 1986 में मैकग्रो ने सबसे बड़े एजुकेशन कॉम्पिटिटर जो था उनको उसे खरीद लिया, जिसका नाम था द इकोनॉमी कंपनी। इस एक्विजिशन ने मैकग्रो को सबसे बड़ा एजुकेशन पब्लिशर बना दिया था यूएस में, और इस ग्रोथ की वजह से जो एजुकेशन में हुई थी उनका फाइनेंशियल बिजनेस थोड़ा पीछे चला गया था। मगर ये सारी चीज़ें बदलने वाली थी नई सदी के साथ। एवर सिंस द अर्ली 2000 लोगों ने एक रियलाइजेशन पे आना शुरू कर दिया है। हालांकि इंडेक्स फंड जो है वो बोरिंग और अनसफिस्टिकेटेड है, वो सबसे ज़्यादा सेफ और रिलायबल भी है। और इस चीज़ को किसी चीज़ ने भी क्लियर नहीं किया जब 90% इंटरनेट कंपनी जो है ना बैंकरप्ट चली गई थी। मगर वो जो दर था वो लिमिटेड नहीं था स्पेकुलेटिव इंटरनेट स्टार्टअप्स पे। इवन जो सबसे बड़े और सबसे एस्टेब्लिश टेक कंपनीज भी थी ना, वो भी अपने .com पीक्स पे वापस नहीं आ पाई है। उनमें से कुछ आती है सिस्को और इंटेल, जो कि अपने .com पीक्स तक भी नहीं पहुंच पाए हैं आज तक। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टर जो है और ओपन हो चुके हैं इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के आइडिया पे। आप लोग मैसिव रिटर्न्स तो नहीं बना पाओगे, मगर आप श्योर तो हो जाओगे ना रिसेशन या इवन डिप्रेशन के बाद भी इंडाइसेस जो है वो नए ऑल टाइम हाइज बनाएंगे। लोग जो है आर्ग्यू करते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छी थी एक्टिव इन्वेस्टिंग से, और सबसे बड़े साथी है ना इस आर्ग्यूमेंट के, वो है ऑफकोर्स वॉरेन बफेट। 2007 में वॉरेन बफेट ने $10 लाख का शर्त लगाई थी कि इंडेक्स फंड जो है वो हेज फंड्स को आउट परफॉर्म कर देंगे अगले दशक में। वॉरेन बफेट इस शर्त को जीत चुके थे, और ये फाइनल हरी झंडी थी इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इंडेक्स फंड्स में आ गए। ना कि सिर्फ इंडेक्स फंड जो है सेफर थे और कम स्ट्रेसफुल थे, मगर लिटरली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ला रहे थे हेज फंड से, और इवन वॉरेन बफेट उनसे भी ज़्यादा। अब क्योंकि ये लोग मार्केट को बीट नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को बीट करना इम्पॉसिबल है। कई सारे इन्वेस्टर्स मार्केट को बीट कर रहे हैं कई दशकों से, जैसे जिम साइमंस हो गए, मगर ये कॉम्बिनेशन लगाता है इसमें काम, रिस्क और लक का, जो कि वर्थ इट नहीं होता ज़्यादातर लोगों के लिए। एनीवेज ये सारा नया इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि इंडेक्स फंड में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था मैकग्रो हिल के लिए। इसी बीच उनका एजुकेशन बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था। मैकग्रो ने कई साल बिता दिए थे एक ऑनलाइन स्टडी नेटवर्क जिसका नाम था greatguru.com उसे बढ़ाने के लिए, मगर वो कभी भी नहीं चल पाया। तो मैकग्रो हिल ने डिसाइड किया कि एजुकेशन को छोड़ देंगे और पूरी तरह से एस&पी में आ जाएंगे। तो 2012 में उन्होंने अपना एजुकेशन डिवीजन को अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट को बेच दिया $2.5 बिलियन कैश में, और इस सेल के बाद कंपनी ने अपना नाम ग्रो मैकग्रो हिल फाइनेंशियल रख लिया, और उन्होंने इस नाम को आने वाले कुछ सालों तक इस्तेमाल में लिया। मगर 2016 तक ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि हर कोई कंपनी को उनके एस&पी इंडाइसेस की वजह से ही जानता है, तो उन्होंने अपना नाम एस&पी ग्लोबल रख लिया। आज एस&पी ग्लोबल जो है एक मैसिव कॉन्ग्लोमरेट में बन चुका है, जिनके प्रॉफिट $2 से $2.5 बिलियन हर क्वार्टर में आते हैं। मगर सबसे आइकॉनिक पार्ट ये है उस बिजनेस का कि उनकी स्टॉक प्राइस क्या है। उनका पूरा ब्रांड इस आइडिया पे आधारित है कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग जो है वो एक्टिव इन्वेस्टिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ ही उनकी स्टॉक प्राइस जो है S&P 500 को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी है जब से फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और वो 2000% से ज़्यादा ग्रो कर चुका है, जो कि S&P 500 से 4 गुना ज़्यादा है। मे बी ये सेटल डाउन हो जाएगा समय के साथ, मगर हमें देखना होगा। क्या आप लोग स्टॉक्स को प्रेफर करते हो या फिर S&P 500 में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे यकीन रखते हो तो, और ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियोस बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।